So, good morning, everyone. For those who don't know me, my name is Muskan. I'm your management mentor. Okay. सो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी. बिफोर दैट हमारा क्लासिकल थ्योरी के अंदर एक टॉपिक रह गया था मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी. बहुत इजी है, ठीक है. इसको हम फटाफट से कवर कर लेते हैं. मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एट द एंड ऑफ द 19th century. इट वॉज German sociologist and author of the Protestant Ethic and the Script of Capitalism. ठीक है. हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द डिस्क्राइब द टर्म, मतलब इन्होंने सबसे पहले ये टर्म डिस्क्राइब किया था, ब्यूरोक्रेसी. इसके अंदर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मतलब इनका कहना ये है कि रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर चलता है, डिवीजन ऑफ वर्क चलता है, कोई भी जो है ह्यूमंस के बारे में नहीं सोचा जाता है ना. और अगर चलो मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देता है. ये देर इज़ अ वेल डिफाइंड चेन ऑफ कमांड कि पहले ये फिर ये इसको बोलेगा, ये इसको बोलेगा, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर है ना, उसी तरीके से चीज़ें फॉलो होने वाली है. द रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशंस. ठीक है, सब चीज़ें फॉर्मल होगी, कोई भी दोस्ती यारी नहीं होगी. एंड इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन एंड नॉट इन द पर्सनालिटीज़. पोजीशन पे चीज़ें बेस्ड है कि मेरी पोजीशन ये है, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं चीफ मैनेजर हूँ, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ. मतलब आपकी पोस्ट मैटर करेगी, ना कि पर्सनालिटीज़. रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेल डिफाइंड. जो भी रूल्स है ना, उसके बेसिस पे ही सारी चीज़ें होने वाली है. एंड इट इंडिकेट्स द ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है. सेलेक्ट एंड प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस. ठीक है. सिलेक्शन कैसे होगा और प्रमोशन आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से. ऐसा नहीं हर किसी को दे रहे हैं, मतलब ये सीनियर है तो इसको दे दो, नहीं. अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है उसके बेसिस पे जो है सिलेक्शन होया जाएगा और प्रमोशन होगा. ओनली ब्यूरोक्रेटिक और लीगल पावर इज़ गिवन इम्पोर्टेंस. इसमें ये ब्यूरोक्रेटिक लीगल पावर इज़ गिवन इम्पोर्टेंस दी जाती है और किसी को नहीं दी जाती है. प्रॉपर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस चलना, सिस्टमेटिक और बस इनफॉर्मल नहीं होना है बिल्कुल भी. तो ये है हमारा मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ वी आर कमिंग फॉरवर्ड टू नियो क्लासिकल थ्योरी. ठीक है. आपने मेरे क्लासिकल थ्योरी वाली जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर फटाफट से देख लेना. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी. ओके, रेड ले लेते हैं, रेड ले लें. ओके. सो न्यू क्लासिकल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं. इसमें इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जैसे कि नेमली रिलेशन ह्यूमंस स्कूल, रिलेशन स्कूल एंड बिहेवियरल स्कूल्स. दो तरीके के स्कूल हैं इसमें. इमर्ज ड्यूरिंग द 1920s एंड 1930 अंडर द न्यू क्लासिकल थ्योरी. ठीक है. ये बेस्ड है ह्यूमन के ऊपर. ठीक है. उनका बिहेवियर, उनका रिलेशन. ठीक है. ये जो है ह्यूमन पर ध्यान देती है. रोल ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. उनका सोशोलॉजी और साइकोलॉजी देखी जाती है, उनको समझा जाता है हर एक इंडिविजुअल को कि उनका ग्रुप का बिहेवियर कैसा है, इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है. बिल्ड ऑन द बेसिक ऑफ क्लासिकल थ्योरी, उसके ऊपर है ये. ठीक है. gives a new classical theory gives a greater emphasis on to individual and group relation in the workplace. ठीक है. Name of two person offered mentions from the period earlier to new classical theories are Robert Owen and Andrew. ये जो मेन दो नाम हैं इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है. ठीक है. यही लेकर आए हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी. सो रॉबर्ट ओ वॉज द फर्स्ट वन टू एम्फेसाइज ह्यूमन नीड्स. ये रॉबर्ट ओ वॉज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, वन, जो कि ह्यूमन नीड्स को ध्यान में रखते हैं. किसकी? एम्प्लॉयज़ की. एज अर्ली एज 1800. एंड्रयू वॉज इनकॉर्पोरेटेड ह्यूमन फैक्टर्स इन हिज बुक साइकोलॉजी ऑफ फिलोसफी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. उन्होंने ही बुक भी दी है, फिलोसफी
ऑफ मैन्युफैक्चर पब्लिश इन 1835 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखते हुए चलनी है। बिफोर कमिंग टू द डिफरेंस, हम जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी के बारे में एक जो है थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशंस के लिए भी, ठीक है, और इजी भी है। इस कंटेंट और ये किसने दिया था? कंडक्टेड बाय इल्टन मायो ने एंड हिज कलीग्स। मतलब अगर मेजर नाम देखा जाए ना तो इल्टन मायो का ही आता है। किसके अंदर? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, फाउंडेड बाय द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट इन मैनेजमेंट दीज एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे तो नहीं, 5 से 6 एक्सपेरिमेंट हुए थे, उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है ना। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न वर्क्स इन शिकागो। ये जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं ना, वो कहाँ कंडक्ट हुए हैं? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न वर्क्स इन शिकागो के अंदर। एम टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क एनवायरनमेंट एंड वर्क प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग, कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग जो है एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि कैसे क्या होता है, कैसे उनका रिलेशन है, कैसे वो बिहेव करते हैं, वो कैसे काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करी जाए। इसका क्या पर्पज़ है? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट टू एनालाइज हाउ फिजिकल कंडीशन, to analyze how physical conditions affect workers productivity, कि फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो कैसे अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी को। जैसे कि लाइटिंग, ब्रेक्स, वर्किंग आवर्स, ये सब चीज़ें कैसे अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, कि लाइटिंग बढ़ाने से, कम करने से, ब्रेक्स कि उनको जो है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ब्रेक्स और वर्क आवर्स कम करना, ज़्यादा करना या छुट्टियाँ देना है, जो भी है। टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। ठीक है, और उनका सोशल फैक्टर देखा जाता है कि उनका बिहेवियर कैसा है एट द वर्किंग कंडीशन पे। और फेजेस ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 5 की फेजेस मैं आपको बता रही थी ना, 5 की फेजेस, मतलब कि एक्सपेरिमेंट की बात करता है। एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने करके एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कहाँ पर किए थे? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न वर्क्स इन शिकागो के अंदर। तो सबसे पहला आता है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या स्टडी करी थी इसमें? टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ लाइटिंग ऑन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। लाइटिंग लगा के, कि इसमें क्या हुआ था कि लाइटिंग बढ़ा कर देखी उन्होंने, और एक जगह पे लाइटिंग जैसी थी वैसी रखी। जहाँ पर लाइटिंग बढ़ाकर देखी, देखते हैं कि वहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई क्या नहीं। तो इसका मेथड में ये था कि वर्कर्स वर डिवाइड इनटू ग्रुप्स विथ वेरी मतलब सॉफ्ट लाइटिंग, मतलब कम लेवल ऑफ, जहाँ पे कम लाइटिंग थी और जहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग थी। प्रोडक्टिविटी वाज मेजर अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन, कि यहाँ पर जैसी लाइटिंग पे वो काम कर रहे थे वैसे ही, और इसमें लाइटिंग बढ़ाकर देखी। ठीक है ना। तो देखते हैं इसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर लाइटिंग वॉज इम्प्रूव्ड और डीम्ड। द इंडिकेट दैट नो फिजिकल फैक्टर्स लाइक अटेंशन फ्रॉम रिसर्चर्स इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हुई। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो यही बताता है। ठीक है, एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है? ये एनालाइज करता है द इम्पैक्ट ऑफ वर्क कंडीशन ऑन प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है? रेस्ट लेते हैं, रेस्ट ब्रेक्स आ गए, वर्क आवर्स, इंसेंटिव्स, कि मतलब इतनी देर बाद ब्रेक लेना है। ठीक है, एक लंच में ब्रेक दे दिया, एक शाम के टाइम पे ब्रेक दे दिया, और वर्क आवर्स में थोड़े चेंजेस कर दिए, इंसेंटिव्स लगा दिए। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है? स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन वॉज ऑब्जर्व अंडर वेरिंग कंडीशन। अब इसमें एक वुमेंस का ग्रुप है ना, उसको जो है उस पर जो है कंडीशन लगाई गई। ठीक है, वेरिएबल्स लाइक रेस्ट पीरियड दे दिया उनको, शॉर्ट वर्क आवर्स कर दिए, थोड़ा सा, जैसे मान लो 9 से वो 5 बजे तक काम कर रहे हैं या 6 बजे तक कर रहे हैं, तो वो 5 कर दिया। एंड फ्रेंडली सुपरविजन वर इंट्रोड्यूस। इससे क्या आया? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई ड्यू टू इम्प्रूव्ड मोरल एंड सोशल इंटरेक्शन। इससे क्या हुआ? वो उस ब्रेक्स के अंदर ना एक दूसरे से बातचीत कर पाए, रिलैक्स कर पाए। तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो ये वाला जो था एक्सपेरिमेंट रिले असेंबली टेस्ट, जो वर्क करा, हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड इनफॉर्मल रिलेशन। इससे क्या हुआ? एम्प्लॉय सेटिस्फाई भी हुए और इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी मेंटेन हुई, क्योंकि उस ब्रेक में उन्होंने दोस्ती यारी करी, बातें चीतें करी। तो इससे क्या हुआ? उनकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, उस टाइम पे उन्होंने रिलैक्स किया। नाउ थर्ड है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम।
टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड एंड ग्रेवियंस, है ना, इन लोगों का क्या हुआ, ओवर 20,000 वर्कर वर इंटरव्यूड यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। उसमें एक ओपन एंडेड बुकलेट, है ना, मतलब क्वेश्चंस जो है उनसे पूछे गए ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। वर्कर्स, इसके अंदर क्या फाइंडिंग्स निकले, वर्कर्स वैल्यूड बीइंग लिसन टू एंड एक्सप्रेस देयर कंसर्न, उनकी बातें सुनी गई, ठीक है, उनको जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया गया। सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर बिहेवियर, इससे उनके बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ था, टू स्टडी अ ग्रुप डायनेमिक्स एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्क प्लेस, कि मतलब उनकी मतलब ग्रुप में वो कैसा वर्क रहता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वर्क प्लेस पे रहता है या नहीं, ये देखने के लिए। अ ग्रुप ऑफ मेल वर्कर्स वर ऑब्जर्व, उन्हें ऑब्जर्व किया गया वाइल वायरिंग टेलीफोन बैंक्स, ठीक है। अब इससे क्या फाइंडिंग्स निकली, वर्कर्स फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया उन्होंने कि ये मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में जो है लग गए। तो देयर ओन रूल्स एंड, अब हमको ये वर्क दिया है टास्क करने के लिए, तो अपने रूल्स बना लिया कि ऐसे ऐसे कर करके हम काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया और हाँ अपने तरीके से उन्होंने चीज़ें करने लगी। तो ग्रुप प्रेशर इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, अब ग्रुप में जब वो काम कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुए इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी पे मोर देन फॉर्मल। अब फॉर्मली में तो वो सिस्टमेटिक वर्क कर रहे थे, ठीक है, जैसा चल रहा था, बट इस इनफॉर्मल के अंदर वो तरीके से काम करवाए और ये वर्क काम करा और उससे उनकी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई इनफॉर्मल ग्रुप बनाने से। कोई डिजीज मैनेजमेंट इम्पोज टारगेट, ताकि और वो ना टारगेट भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक वायरिंग। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या है, ग्रुप को ऑब्जर्व किया कि वो इनफॉर्मल ग्रुप बना के अच्छे से काम कर पाते हैं या फॉर्मल ग्रुप में कर लेते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल काउंसलिंग। इसमें क्या हुआ, इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ मोरल थ्रू पर्सनल एंड प्रोफेशनल काउंसलिंग, उनकी पर्सनल जो है काउंसलिंग की गई, प्रोफेशनल काउंसलिंग की गई, मतलब उनका मोरल, मतलब उनसे यही है बेसिकली कि पूछा गया कि आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, जो भी चीज़ें हैं उनसे पूछी गई पर्सनली। द फेस फर्दर एम्फेसाइज द रोल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इमोशनल वेलबींग, कि आप मतलब इमोशनली भी उनसे पूछेगी हर चीज़ें, मतलब एक अच्छा रिलेशन बना, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एनालाइज किया, आइडेंटिफाई किया, सब चीज़ें हुई। तो पर्सनल काउंसलिंग भी एक जो है गुड फाइंडिंग रहा इसके अंदर। तो अगर हम इसकी की कंक्लूजन की बात करते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की, तो सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर मैटर्स, ये निकला। वर्कर्स आर मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय फाइनेंशियल इंसेंटिव बट ऑल्सो सोशल एंड इमोशनल। अगर हम उनके सोशल और इमोशनल नीड को भी सेटिस्फाई करेंगे ना, तो उससे वो ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ होगी, रेदर देन सिर्फ फाइनेंस की, हाँ आप आए काम करे पैसा मिला हो गया, नहीं, उनकी जो है नीड को भी देखो, उनको सेटिस्फाई करो और इमोशनली भी उनके, मतलब उनके अपन ने वो सिंपैथी दिया है ना, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। हॉथॉर्न इफेक्ट में ये हुआ, वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव बिकॉज दे फेल्ट स्पेशल एंड वर रिसीविंग अटेंशन। उसकी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनको लगा कि हाँ आप पे ध्यान दिया जा रहा है, इससे फ़र्क पड़ा काफ़ी ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस पता चली कि हाँ कि ये नहीं सिस्टमेटिक ही सब चीज़ें चल रही है, जो फॉर्मल ग्रुप से बेटर रहा इनफॉर्मल ग्रुप्स, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई, ठीक है, उसकी वजह से। वर्क प्लेस इज सोशल सिस्टम, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट सिस्टम विथ फॉर्मल एंड फॉर्मल नेटवर्क, दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ फॉर्मल ही होना चाहिए, इनफॉर्मल भी होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड टूवर्ड्स पीयर्स एंड मैनेजमेंट इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस, कि अगर एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड जो है मैनेजर्स या मैनेजमेंट के या फिर अपने को पार्ट्स जो उनके मतलब पीयर्स हैं या उनके जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो उनके कलीग्स हैं, उनसे अगर उनका रिलेशन अच्छा नहीं है ना, तो भी उससे प्रोडक्टिविटी या उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो एम्प्लॉय का एटीट्यूड भी मैटर करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हॉथॉर्न्स एक्सपेरिमेंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो अगर जो भी प्रॉब्लम है आपको इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।